नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का के ओपन माइक के इस पटल पर। दोस्तों, आज शुक्रवार है और शुक्रवार को हम आपके लिए लेकर आते हैं आपका बेहद ही मनपसंद कार्यक्रम कार्यशाला। और आज ये कार्यक्रम वैसे भी कुछ विशेष है, क्योंकि आज हमारे समूह के संस्थापक, गीतों के शहंशाह और अपने भाव को बखूबी प्रस्तुत करने वाले कवि कवि श्री तिवारी जी मंच पर होंगे। और आज वो आपको गीत विधा के बारे में बताएंगे, उसके नियमों के बारे में बताएंगे। तो जल्दी से स्वागत करते हैं आज के हमारे कार्यशाला के संवाहक कवि श्री तिवारी जी का। नमस्कार सर। नमस्ते रीता जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? बस बढ़िया बढ़िया। सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी। पहले तो सर मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से, दिनचर्या में से आपने हमारी कार्यशाला के लिए समय निकाला। और सर, एक्चुअली मैं आपको कार्यशाला में इसीलिए भी बुलाना चाहती थी क्योंकि आपके गीतों के जो प्रशंसक हैं वो चाहते थे कि वो कार्यशाला में आपसे गीत तो सुने ही सुने, साथ ही थोड़ा बहुत सीख ले कि किस तरह से गीत लिखा जाता है। और आपको याद भी होगा, हमने के साहित्य रत्न में आपके एक गीत को लेकर एक चरण किया था जी जी। और तो काफी कुछ था, लोगों ने तभी कहा था कि हमें गीत सीखना है, इस विधा के बारे में थोड़ी जानकारी और चाहिए, और उस गीत को काफी लोगों ने पसंद भी किया है आपके। तो सर, आज हम आपसे गीत विधा के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी लेना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने मुझे बुलाया, तो ये तो मैं तो अभी बहुत सीख रहा हूँ। मैं कोई कोई क्या बताऊं, मैं अभी सिखाने लायक तो बना ही नहीं हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। क्योंकि अब आपको नरेंद्र सर की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब ये खाली नहीं जाना चाहिए था, वो हमें भी अच्छा नहीं लगता है, तो फिर मुझे आना पड़ा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है। मुझे जितना टूटा फूटा पता है, जिस हिसाब से मैं लिख पाता हूँ, मैं वो बता सकता हूँ बस। हो सकता है मेरे बताने में उतना सब मैं कवर न कर पाऊं जितना गीत, क्योंकि गीत विधा जो है सबसे कठिन विधा है, अगर हिंदी साहित्य की विधाओं की बात की जाए तो। तो इस 1 घंटे में कवर कर पाना या 40 मिनट 45 मिनट में कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है, और मेरे जैसे व्यक्ति का कवर कर पाना संभव नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, मैं खुद विद्यार्थी हूँ, मैं खुद अभी लिखना सीख रहा हूँ, तो मैं अभी इतना ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं नहीं गीत के सर, बारे में मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पहला कमेंट ये आ गया है जी, कलम के जादूगर मंच के महानायक का स्वागत है। और साथ ही सर, मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो सीख रहा होता है वो ज्यादा अच्छी तरह से सिखा सकता है, क्योंकि वो इसीलिए जी। जी जी जी, सही कह रही हैं आप। तो कहाँ से शुरू करें सर? आप गीतों के बारे में थोड़ा सा शुरुआत से शुरू करिए। हाँ जी, तो ऐसा है कि गीत जो है, भारतीय जो जो हिंदी साहित्य है उसकी सबसे लोकप्रिय विधा है गीत जी। और अगर आप देखें तो खेत खलिहानों से लेकर फिल्म संसार से लेकर फिल्मों से लेकर और आपके जो है साहित्य जगत में गीत का हमेशा से वर्चस्व रहा है ना। और गीतों का हमेशा बोलबाला रहा है, और हर एक रचनाकार, हर एक कवि ये चाहता है कि वो कभी ना कभी गीत लिखे, है ना। क्योंकि नौसिखिया बच्चे भी होते हैं जो नया अभी लिखना सीखे हैं, वो भी एक गीतकार को सुन के वो सोचते हैं, अरे काश मैं ऐसा लिख पाता, मैं ऐसा गा पाता। क्योंकि हम भी ऐसा सोचा करते थे जब हम 12-13 साल की उम्र में जब हमने लिखना सीखा था, तब हम और गीतकारों को सुनते थे, तब हमें लगता था कि काश मैं भी कभी ऐसा गा पाऊंगा या लिख पाऊंगा। गाने को तो ऐसा होता है कि कभी कभी लोगों की सुरीली आवाज होती है, गॉड गिफ्टेड होती है, लेकिन गाना ही सब कुछ नहीं होता। गाने के साथ साथ आपको गीत के जो बोल हैं, जो शब्द हैं, उनको कितना सरल बनाकर आप बेसिक जो आम आदमी होता है, जिसको उर्दू नहीं पता, जिसको फारसी नहीं पता, जिसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो आपके गीतों को ऐसा कुछ सुना दें आप कि वो रात में जब घर जाए आपका काव्य पाठ सुन के, तो वो गुनगुनाता रहे और वो कहे, यार वो कुछ तो सुना था मैंने, उस कवि ने क्या गाया था, और उसको गुनगुनाने की कोशिश करे। दूसरे दिन भी वो कहीं सर्च करने की कोशिश करे कि यार वो कहाँ मिलेगा, उसने कुछ गाया था।
तो वो है गीतकार, वो है गीत जिसके लिए लोग परेशान होते हैं, जिसे सुनना चाहते हैं। तो हर एक गीतकार, सॉरी, हर एक रचनाकार ये चाहता है कि वो कभी ना कभी गीत लिखे, और गीत लिखने के साथ साथ वो गुनगुना के गीत, मतलब ऐसा गीत लिखे जिससे गुनगुनाया जा सके, जिसमें गेयता हो, जो सुनने में सुंदर लगे, कर्णप्रिय हो। ऐसे तो ये हर कोई चाहता है। लेकिन गीत को लिखने में जो गीत की अपेक्षित शिल्प है, जो अपेक्षित जरूरतें हैं, अगर वो नहीं है, क्योंकि गीत को लिखने के लिए एक शिल्प की जरूरत होती है, एक कला की जरूरत होती है गीत को बांधने के लिए। अगर वो नहीं है तो बड़ा दिक्कत होता है। तो आपको, अगर वो शिल्प में आपने गीत को ढाल लिया है, तो फिर आप समझिए कि आप वो गा भी पाएंगे, सुना भी पाएंगे। गीत के बारे में एक और बात मैं कह दूं, कही जाती है कि गीत को लिखना सबसे कठिन काम है। गीत को लिखना कठिन काम है ना, और गीत को प्रस्तुत करना उससे कठिन काम है, क्योंकि गीत को जिस तरह से बांधा जाता है, जिस तरह से उसकी लय बनाई जाती है, उससे कठिन काम है। और गीत को सुन के समझ पाना सबसे कठिन काम है। तो गीत के बारे में ये कहा जाता है, गीत विधा इस तरह की विधा है। अब इसके साथ ही अगर वो शिल्प में बना हुआ नहीं है, जैसे मैंने बताया, गीत को एक पैटर्न है, एक अपेक्षित, एक जरूरत जो उसकी शिल्प होती है, उसमें बना हुआ अगर नहीं है, तो उसके ताने बाने में गड़बड़ी हो जाती है। और ताने बाने में गड़बड़ी होने पर फिर क्या होता है कि आदमी जबरदस्ती उसमें शब्द घुसेड़ता है, जिसकी वजह से उसकी गेयता खत्म होने लगती है। और वो ये चीजें ऐसी हैं, जैसे गीत हो गया, दोहा हो गया, है ना, छंद हो गए, कि ये पकड़ में बहुत जल्दी आते हैं। अगर आप कहीं भी इससे भटके, आप आप कहीं भी मात्राओं से या शब्दभार से या कहीं भी इसका जो ताना बाना है उससे जरा भी भटके, वहीं पे आपको पकड़ में आ जाएंगे, और वहीं पे आपकी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा गीत सुनने वाले का, श्रोता का इंटरेस्ट वहीं खत्म हो जाएगा, और वो एक डिस्कनेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद वो सुनना बंद कर देगा। तो गीत के बारे में लिखने से पहले हर एक रचनाकार को ये जरूर सोचना है कि मैं लिख क्या रहा हूं, मेरा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में लिख रहा हूं। और जब वो मुखड़े से शुरू करता है, मुखड़ा वो होता है जो 2 लाइनें दी जाती हैं पहले, 2 या 4 लाइन, कभी कभी 1 लाइन से भी मुखड़ा बन जाता है। वो 1 लाइन कोई 2 बार गा दो तो वो मुखड़ा बन जाता है। ठीक है, जैसे सर 1 मिनट में रोकूंगी, सर एक बार मैं रोकूंगी। आप गीत के बारे में इतना सुंदर बता रहे हैं, क्यों ना पहले एक गीत सुना दीजिए, ताकि जो जो बात आप बताते जाएंगे हमें वो समझ में आती रहेगी, अगर आप एक गीत सुना देंगे। मैं उसका, चलिए मैं सुनाता हूँ। तो अभी मैंने एक नया गीत लिखा था, वही सुना देता हूँ, जो मैंने कवि सम्मेलन में भी सुनाया था। बिल्कुल। तो ये अब मैं उसमें, वैसे तो मैं उदाहरण से बाद में समझाता गीत, पहले मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आप कह रही हैं तो सुना देता हूँ, क्योंकि फिर मैं उसमें एग्जाम्पल से सेट करके बता भी देता। चलिए सुना देता हूँ। नहीं, हम और भी गीत सुनेंगे सर, आपके आज मौका मिला है। तो ये मैंने ऐसे लिखा था कि विरह गीत है कि जब तड़प बढ़ गई झटपटाने लगे तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे। तो ये 2 लाइन जो है ये मुखड़ा है। अब ये जो मुखड़े में मैंने अपना सब्जेक्ट क्लियर कर दिया कि मैं क्या सुना रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या है। तो आप सबके समझ में आ गई कि मैं विरह गीत है, ये विरह गीत है, क्योंकि मैं झटपटाने लगे तेरी यादों में गीत गाने लगे। अब मैं, ये जो मेरा शीर्षक है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो मेरा विषय है, इससे मुझे भटकना नहीं चाहिए, गीत की खासियत है। तो अब मैं इसी के इर्द गिर्द मुझे पूरा गीत लिखना पड़ेगा, चाहे मैं 4 अंतरे का लिखूं, चाहे मैं 3 अंतरे का लिखूं, चाहे मैं 6 अंतरे का लिखूं, लेकिन मेरा इससे हट नहीं सकता मैं इस जो भी शीर्षक मैंने बनाया है। तो ये इसका मुखड़ा है। जब तड़प बढ़ गई झटपटाने लगे तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, सांसें बाकी हैं आशा है लौट आओगी। अब इसका अंतरा शुरू होता है, सांसें बाकी है आशा है लौट आओगी, जैसा था मैं तुम्हारा वही पाओगी, छोड़ दोगी मुझे फिर कहाँ जाओगी, जिंदगी में बहारें तुम ही लाओगी, जिंदगी में बहारें तुम ही लाओगी। ऐसा मैं सोचा करता था, मेरा अकीदा था
कि जिंदगी में बहार तुम ही लाओगी। ये स्वयं को दिलासा दिलाने लगे, ये स्वयं को दिलासा दिलाने लगे। अभी ये जो लाइन है, स्वयं को, इसको पूरक पंक्ति कहते हैं, जो इसके साथ टेक आती है। ये स्वयं को दिलासा दिलाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे। घर है सुनसान चूड़ी खनकती नहीं, घर है सुनसान चूड़ी खनकती नहीं, कोई आवाज तेरी चहकती नहीं, देह की गंध तेरी महकती नहीं, नेह की बूंद तन पर टपकती नहीं, नेह की बूंद तन पर टपकती नहीं। तूने वादे किए याद आने लगे, जो भी वादे किए याद आने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे। याद आने लगे दिन वो तकरार के, याद आने लगे दिन वो तकरार के, रूठने के मनाने के मनुहार के, जो बिताए थे पल तेरे संग प्यार के, जो बिताए थे पल तेरे संग प्यार के, क्या खता ख्वाब देखे थे परिवार के, क्या खता ख्वाब देखे थे परिवार के, छोड़कर हाथ जब दूर जाने लगे, छोड़कर हाथ जब दूर जाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे। रात, इसका अंतिम बंद है कि रात आने लगी रात काली घनी, रात आने लगी रात काली घनी, चांदनी चांद की मेरी बैरन बनी, मन व्यथित है बहुत है ये कैसी घड़ी, मन व्यथित है बहुत है ये कैसी घड़ी, आंसू आकर रुके नैनों की देहरी, आंसू आकर रुके नैनों की देहरी, तब लती से सुना मुस्कुराने लगे, तब लती से सुना मुस्कुराने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे। तो ये था। वाह वाह वाह। और सर हमारे दर्शक भी बहुत आप लोग आपके गीत के साथ झूमने लगे। अशोक आजाद जी कहते हैं कि ये हुई मैम सुपर फरमाइश। बिल्कुल, मेरे को पता था कि सब यही चाहते हैं। भावना जी और रेणुका जी, निर्दोष सर और विशाखा जी, ऋतु अग्रवाल जी, सारे लोग सबने बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं। और पूर्णिमा राय जी, वाह बहुत खूबसूरत गीत। श्रेय जी, रेणुका जी कहती हैं, विशाखा जी कहती हैं लाजवाब, अशोक आजाद जी कहते हैं सुपर, बहुत अच्छा आप सोच रहे हैं, मतलब गीत में जिस तरह से आपने भाव रखे हैं। और पूजा जी कह रही है वाह वाह, रितु जी भी कह रही है बहुत खूब, अमित अल्प जी कह रहे हैं खूबसूरत गायकी, सच्चिदानंद जी कह रहे हैं बेहतरीन शब्द संयोजन ने गीत को अत्यंत प्रभावी बना दिया। अनिल प्रसाद सिन्हा मधुकर जी कहते हैं वाह वाह क्या बात है, बेहतरीन। तो सर जैसे सच्चिदानंद जी ने कहा कि बेहतरीन शब्द संयोजन,
गीत में शब्द संयोजन कितना महत्व रखता है आपके से? मैं सबसे पहले तो सत्यनारायण सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो खुद इतने बड़े गीतकार हैं। मुझे वो इतने इतने अच्छे शब्द बोल रहे हैं मेरे लिए। मैं सच में बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ज्यादा आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड कि वो इस तरह के शब्द मेरे लिए बोल रहे हैं। वो इतने बड़े गीतकार हैं कि हम तो उनके सामने कुछ जी, नहीं है। वो एक पूरी संस्था है जिस हिसाब से वो लिखते हैं। उनके बिल्कुल। गीत सुनिए तो। जी, हाँ, अगर आप बात कहती हैं शब्द संयोजन, तो शब्दों का ही तो खेल है, सारा जी, शब्दों का ही खेल है। आप कैसे शब्द लेके आ रहे हैं और जी, शब्दों की मापनी कैसी है। आप पहले लाइन में क्या शब्द हैं, दूसरे लाइन में क्या शब्द हैं, तीसरे लाइन में क्या शब्द है, चौथी लाइन में क्या शब्द है। जब आप चार का अंतराल लिख रहे हैं तो शब्द, देखिए जब आप कोई भी विधा लिख लें हिंदी साहित्य की, जब जी, प्रैक्टिस हो जाती है ना, जब आपको सालों लिखते हुए हो जाते हैं, तो आपके मन से जो जो एक लाइन निकलेगी, वो एक लाइन जो निकलेगी, दूसरी लाइन जो निकलेगी, वो ऑटोमेटिकली बराबर ही होंगे, शब्द भी बराबर ही होंगे। तो इतनी जी, प्रैक्टिस, ये सब जो अभ्यास का काम है। इसमें फिर जी, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ये शुरू की बातें जितना आप पहले समझ लोगे, सीख लोगे, उसके बाद ये फिर प्रैक्टिस में आ जाता है। फिर आपको ना मात्रा गिनने की जरूरत है, ना आपको कुछ देखने की जरूरत है। जो आप लिखेंगे वो लय लय में अगर आ गया, सुनाने में आ गया, तरन्नुम में आ गया, लोगों को पसंद आने लगा, आप सफल हो गए। वाचन परंपरा में यही तो है। वाचन परंपरा में आप क्या लिख रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, और क्या वो श्रोताओं को पसंद आ रहा है कि नहीं। श्रोताओं को पसंद आ रहा है, सब खत्म हो गया। फिर आपको कोई ये बताने बैठे कि यहाँ पे शब्द में मात्रा में कमी थी, वो नहीं चलता। क्योंकि जब पब्लिक ने पास कर दिया, श्रोताओं ने पास कर दिया, तो कुछ नहीं बचता। तो वाचन परंपरा का ये फायदा है। लेकिन जो लेखन में है, जो वाचन नहीं करते, वो एक एक चीज देखते हैं, उसकी हर एक मात्रा, हर एक नुक्ता चीनी, वो सब चीज उसमें नोटिस की जाती है। लेकिन वाचन परंपरा में इतना कर्णप्रिय होना जरूरी है। और वो आप प्रस्तुत कैसे कर रहे हैं, आपके शब्द क्या है, आपका शब्द संयोजन क्या है, शब्दों का मतलब क्या है, वो बहुत जरूरी है। वो बहुत जी, मैटर करता है जी। जी सर। सर, अभी आप जब शब्द संयोजन की बात कर रहे हैं तो विशाखा जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, आपके गीतों में धुन बड़े कमाल की होती है। तो जो जी गीत लिख रहा है, गीतकार और धुन, इसके बीच में क्या ऐसा संबंध है और किस तरह का होना चाहिए सर? देखिए, कुछ तो ऐसा होता है कि कुछ धुनें बड़ी कॉमन है, तो जो जी, कोई कवि ने खुद ने पैदा नहीं किए, वो जी, धुनें पुरानी हैं। तो उन धुनों पे आप लिख रहे हैं, लेकिन आपके शब्द, आपका जो ताना बाना है, वो नया होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट नया होना चाहिए, वो जी, चलता है। जी, अब जैसे कुमार विश्वास जी जो लिखते हैं, वो उनका अपना नहीं है। कोई दीवाना जी, कहता है, कोई पागल समझता है। वो जी, सबसे पहले प्रमोद तिवारी लिख के गए, प्रमोद तिवारी से पहले भी बहुत सारे कवियों ने लिखा। तो ये स्टाइल जो है, ये कॉपीड है, ये उनकी अपनी जी, स्टाइल नहीं है। जी, लेकिन जब आप उसमें अपने शब्द, अपना भाव, अपना अपना सब कुछ डाल देते हैं, तो वो चलता है। और वो सराहनीय भी होता है। जी, कई बार क्या होता है कि कई बार आप अपनी धुन भी बनाते हैं। जी, और मैं हमेशा, कोई भी जो गीतकार है या जो गीत लिखना चाह रहा है, मैं उसको यही सलाह दूंगा कि वो अपनी धुन बनाए। जी, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि मैं कोई अपनी धुन बनाऊं। हालांकि ये जो मैंने अभी सुनाया है, ये मेरी अपनी धुन नहीं है। इस पे कई गीत बना चुके हैं, बहुत सारे गीतकार लिख चुके हैं। सरोज जी, मिश्र जी ने भी लिखा है अभी। जल्दी में कई 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 रचनाकार इस पैटर्न, इस जो लय है, उस पर लिख चुके हैं। ठीक है। तो ये मेरी कोई अपनी नहीं है, लेकिन बहुत सी मेरी अपनी है, वो भी मैं सुनाऊंगा आपको बीच में, जो मेरी धुन है। जी, तो हमेशा एक गीतकार को एक डिफरेंट धुन सोचनी चाहिए। और उसके लिए क्या है कि उसको, जो गीतकार बनना चाहता है, उसको गुनगुनाते रहना चाहिए। उसको कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहना चाहिए। और कभी उसको लगता है कि ये कुछ तो नया है, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना चाहिए मोबाइल में। जी, जैसे ऐसे एग्जाम्पल, तो उसके दिमाग में, अब मुझे ऐसा लगा कि इस पर तो कोई गीत नहीं है ऐसा अभी तक, मोटा मोटी किसी ने नहीं लिखा, चलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मेरा पैटर्न, मेरा तरीका ये है, मेरा मेथड ये है गीत लिखने का, मैं पहले धुन सोचता हूँ। जी, अगर कोई धुन नहीं आ रही है, तो बात अलग है कि मैं कहीं और से कोई भी धुन लेके, किसी और की धुन लेके उस पर अपने शब्द डाल दूं। लेकिन मैं ज्यादातर कोशिश ये करता हूँ कि मैं अपनी धुन बना लूं कोई। जब मैं धुन बना लेता हूँ, उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर उस पर मैं उस तरह से शब्द डाल के उसके बाद अपना लिखना शुरू करता हूँ। तो मैं यही सलाह दूंगा कि अपनी धुन बनाएं। और जी, जिससे जब अपनी धुन बनाएंगे, तो उनकी सिग्नेचर धुन हो जाएगी, और वो चार जगह फख्र से सुना पाएंगे कि मेरी धुन। जी। सर, एक चीज़ और देखने में आता है, जैसे कि पहले क्या होता था, कई जो लिखते थे, पहले गीत बनता था फिर धुन बनती थी, और आजकल क्या होता है, कई बार धुन पहले बनती है और फिर उसमें शब्द बाद में डाले जाते हैं। तो हाँ इसमें जी।
ये दोनों तरीकों में आपको क्या लगता है कि कौन सा अच्छा है, या कौन से में ज्यादा नए गीतकार को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए जो नया नया देखिए लिखना जैसा, शुरू हो? जी, ये पहले हुआ करता था जो आप बता रही हैं कि पहले लिरिसिस्ट जो है अपने शब्द हाँ। लिख देता था और दे देता था, जी। फिर जी। उसके हिसाब से वो धुन और वो सब बनाई जाती थी। जी। उसमें क्या होता था कि पहले के टाइम में लोगों के पास इतना टाइम होता था, खाली होते थे, तो जब क्या होता था कि इसमें अरे भाई इसमें तो ये फिट नहीं बैठ रहा, बुला उसको दोबारा से, तो वो दोबारा आ जाता था, फिर बस पकड़ के जी। या टेम्पो पकड़ के आ जाता था, ऑटो पकड़ जी। के। जी। अभी क्या है, लोगों के पास समय की कमी है, जी। तो समय की कमी होने की वजह से पहले धुन बन जाती है कि भैया संगीतकार ने बना के दे दिया, अब तू ले और इसको जो भी कुछ कर तू इसके हिसाब से बना के दे दे मुझे। जी। जी। संगीतकार का भी दिमाग खत्म हो गया, उसने कह दिया मुझे तो इस पे चाहिए, तू देता है तो तू दे, नहीं तो कोई दूसरे से पकड़ता हूँ वो दे देगा, तीसरे से पकड़ता हूँ, मुझे चाहिए इस जी। पे ही। जी। तो उसका टाइम बचता है, टाइम सेव हो गया उसका। दूसरा, उसकी वो टेंशन दूर हो गई कि उसने पहले ही तैयार कर रखा है, उसने डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है। जी। पुराने उस पैटर्न पे क्या होता था, पुराने तरीके में क्या होता था कि भाई उसने लिख के दे दिया, अब वो धुन बना रहे हैं, धुन के हिसाब से वो फिट नहीं बैठ रहा, फिर उसको बुलाना पड़ रहा है, वो बुला के फिर वो शब्द चेंज कर रहा है, शब्द चेंज करने के बाद भी फिर वो धुन पे नहीं बैठ रहा है, फिर उसको बुला रहे हैं भाई ये नहीं जैसा आ रहा है, अब दूसरे दूसरे अंतरे में प्रॉब्लम है, तो वो उसमें टू एंड फ्रो चलता रहता था। तो उसकी जी। वजह से अब ये जो नया सिस्टम है ये ज्यादा बेटर है कि इसमें पहले धुन उन्होंने बना के दे दी, अब इसके हिसाब से आप अपने शब्द जो है बना के लाओ और उसके हिसाब से करो इसको। तो ये ज्यादा, मेरे हिसाब से भी यही ज्यादा बेटर है, आपको धुन पहले बना लेनी चाहिए, जी। तो धुन बना लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका गीत हो हम्म। जाएगा। जी जी। तो सर, ये तो हम अभी थोड़ा सा गीतों के बारे में बात किया, तो सर थोड़ा सा इसके नियम और विधान के बारे में भी बात कर लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो जैसा मैं बता रहा था कि गीत को जब अपेक्षित शिल्प से विचलित होता है, जो उसका ताना बाना है उससे विचलित हो जाता है, तो गीत में गेयता नहीं रहती और जबरदस्ती का पकड़ में आता है कि इसने गलत लिखा है। तो जी। गीत, दोहा, छंद, छंद में हर तरीके के छंद जितने भी हैं सब पकड़ में आते हैं कि ये इसने गलत पढ़ा है। जी। तो इसके लिए, इससे बचने के लिए इसमें आपके दोनों पक्ष हैं कि एक शिल्प पक्ष है और भाव पक्ष है, दोनों दोनों आपको सेट करने पड़ेंगे। भाव पक्ष तो आपको लाना ही पड़ेगा क्योंकि गीत आपको भावुक कर देने वाले होते हैं। या तो आपको श्रृंगार में लिखते हैं तो आपको या तो आप भाव विभोर कर देंगे, आप खुश हो जाएंगे, आपको वहां तक नायिका तक पहुंचा देंगे, या फिर वियोग में लिखते हैं तो आपके आंसू आंसू भी टपका देंगे, या फिर आपको हंसा भी देंगे, हास्य गीत भी होते हैं। तो जी। गीत सारा भावनाओं का खेल है। तो जब पहली बात तो आप भाव पक्ष आपका इसमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, आपके गीत अगर लिख रहे हैं तो भाव पक्ष आपका स्ट्रांग होगा, तभी आप एक गीतकार के रूप में सफल हो पाएंगे। जी। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की कि गीत के लक्षण क्या होते हैं। तो जी। जैसा मैंने अपने पहले अभी जब गीत गा रहा था तो बताया, इसमें पहले शुरुआत करते हैं हम मुखड़े से, ठीक है। तो मुखड़ा आप एक लाइन का भी ले सकते हैं, 2 लाइन का भी होता है और 4 लाइन का भी होता है, 3 का नहीं होता, 1 2 4 का भी होता है, इस तरह से होता जी। है, मुखड़ा ले सकते हैं, है ना। जैसे वो जो एक गाने, एक गीत था मेरा, यदि की है मोहब्बत मुझसे तो इकरार क्यों नहीं, मैं प्यार हूं तुम्हारा, कोई गैर तो नहीं, है ना। तो इसमें तो चलो 2 लाइन हो गई, लेकिन एक मुझे याद नहीं आ रहा, एक गीत ऐसा भी है जिसमें एक ही लाइन है और जी। उसको मैं दूसरी बार भी उसी को गाता हूँ। तो एक लाइन को आप 2 बार गा देंगे तो अभी आपका गीत बन जाएगा। तो मुखड़े के लिए जरूरी नहीं है कि आपकी दोनों लाइन डिफरेंट हो, तो जी। एक लाइन हो सकती है, 2 लाइन हो सकती है, 4 लाइन भी हो सकती है आपके मुखड़े में। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। और जो मुखड़ा है वो तुकांत, शब्दभार और सब रूप से फिट बराबर होना चाहिए, बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जरा भी ऊपर नीचे हुआ पढ़ नहीं पाएंगे, गा नहीं पाएंगे उसको। तो आपका एक तो हो गया मुखड़ा जिसमें मैंने बताया। और लय, आप जैसे मैंने कहा, आप लय जो सोचते हैं, जो धुन सोचते हैं, वो आप किसी भी छंद की ले सकते हैं, हमारे सनातनी छंद पड़े हुए हैं, छंद की ले सकते हैं, लौकिक छंद की ले सकते हैं, सनातनी छंद की ले सकते हैं। और आप मापनी से या स्वेच्छा से भी आप उसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से, और कभी कभी बहुत रेयर होता है, बहुत बड़े गीतकार करते हैं कि जो है मुखड़े की पहली लाइन और दूसरी लाइन में लय जो है डिफरेंट होती है। ये बड़े अच्छा। गीतकारी कर पाते हैं, ये बहुत कठिन काम है, लेकिन फिर वो एक अलग ही दर्जे की बात है, ठीक है। तो दोनों पंक्तियों की लय अलग हो सकती है, तो जी। जरूरी नहीं है कि उसके तुकांत भी हो, ऐसा भी गीत होता है। तो ज्यादातर जो होता है वो मैंने बताया तुकांत होना जरूरी है। तो एक तो ये चीज है आपकी सबसे पहले जो ध्यान रखना है। दूसरा है मुखड़ा। अब
मैंने पहले बताया मुखड़ा। दूसरा है आप इसमें जो है आपकी जो पहली लाइन जो होती है जिसे हम लिखते हैं मुखड़े की पहली लाइन, वो होती है, उसको टेक कहते हैं, क्योंकि वो जी गीत के बाद जो उसमें रिपीट होती है हर उसमें, जैसे मैंने गाया था उसमें कि तेरी यादों में हम गीत गाने लगे, बार बार आ रहा था वो, हाँ है जी ना, तेरी यादों में हम गीत गाने लगे। तो वो जो मुखड़े की आप पहली लाइन या दूसरी लाइन, आप टेक में दोनों में से कोई ले सकते हैं या दोनों भी सुना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी ये डिपेंड करता है गीतकार के ऊपर कि जब वो टेक ले रहा है तो या तो पहली लाइन में टेक बनाए या दूसरी लाइन में टेक बनाए या फिर दोनों ही लाइन गा दे, ठीक है, तो जी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आता है आपका अंतरा। अंतरा क्या होता है कि आपने मुखड़ा बना लिया, उसके बाद की जो 4 लाइन है वो अंतरे की आती है। 4 लाइन, ज्यादातर तो 4 लाइन का ही होता है, 3 लाइन का भी होता है, 4 लाइन का भी होता है और 5 लाइन का भी होता है। वो कैसे होता है कि अंतरे को भी 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम। तो अंतरे की पहली 3 या 4 पंक्तियां तो होती हैं आपकी प्राथमिक पंक्तियां, ठीक है। उसके बाद एक पंक्ति होती है जो टेक से तुकांत बनाती है, टेक उसको कहते हैं पूरक पंक्ति। पूरक अच्छा पंक्ति, पूरक उसको पूरक कहते हैं, पूरक, हाँ, तो उसको पूरक कहते हैं। अब जैसे मैंने अपने उसकी एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैंने लिखा था कि सांसें बाकी हैं आशा है लौट आओगी, जैसा था मैं तुम्हारा वही पाओगी, छोड़ दोगी मुझे फिर कहाँ जाओगी, जिंदगी में बहारें तुम्ही लाओगी। ये चारों प्राथमिक पंक्तियां हैं। अब उसमें पूरक कौन सा है? ये स्वयं को दिलासा दिलाने लगे, इसके साथ टेक लग जाएगी, तेरी राहों में हम गीत गाने लगे। तो जो पूरक पंक्ति के साथ जब मेरी टेक आती है तो उसमें आपकी तुकांत प्रॉपर होना चाहिए। जब पूरक पंक्ति पूरक के साथ आपका जो टेक मिल जाती है तब वो आपका प्रॉपर उसके गीत की सुंदरता को बढ़ा देती है, बहुत जी ज्यादा विशेष लगने लगता है आपका गीत। तो ये ध्यान रखने की चीजें हैं। अंत में इसमें जो बहुत चीज गौर करने की चीज है कि आपकी कोशिश ये करनी चाहिए, एक आइडियल गीत क्या होता है, एक आदर्श गीत क्या होता है, जिसमें आपके हर एक 4 अंतरे लिखे हैं, 3 अंतरे लिखे हैं, 2 अंतरे लिखे हैं, उनमें सब में आपका तुकांत सेम हो, जी ठीक है। तो ये तो एक आदर्श चीज ही हो गई। अभी कई बार क्या होता है कि अंतरे की प्राथमिक पंक्तियों में, अब तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं प्राथमिक बोल रहा हूं तो प्राथमिक जी का क्या जी हुआ मतलब हुआ। जी जी तो जी प्राथमिक पंक्तियों में कई बार लोग इसमें प्रयोग करते हैं, और प्रयोग कैसे करते हैं कि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 2 पंक्तियों में तुकांत भिन्न और दूसरी 2 पंक्तियों में तुकांत दूसरा भिन्न। फिर अब जैसे मैंने कैसे किया है कि सांसें बाकी है आशा है लौट आओगी, पाओगी, जाओगी, लाओगी, तो ये समान रखे हैं। जी कुछ लोग कैसे करते हैं कि आओगी, पाओगी और फिर महकती नहीं, टपकती नहीं, मैं ऐसे भी कर सकता हूं। तो 2 लाइन में समान तुकांत, 2 लाइन में समान तुकांत, ऐसे भी कर सकता हूं, ठीक है। इसके अलावा कुछ लोग कैसे करते हैं कि ये 2 तरीके हो गए। तीसरे तरीके में लोग कैसे करते हैं कि पहला, तीसरा और चौथे में तुकांत डालते हैं, दूसरे में नहीं करते, या पहले में तुकांत, पहला सिंपल लिख दिया, दूसरे, तीसरे, चौथे में तुकांत डालते हैं। कुछ मुक्तक स्टाइल में लिखते हैं गीत कि भाई हाँ जी वो पहली, दूसरी और चौथी में तुकांत डालते हैं, तीसरी में जी तुकांत नहीं आता। मुक्तक के हिसाब से भी गीत लिखा जाता है, क्योंकि आप जो अंतरे लिख रहे हैं उसमें मुक्तक डालते चले जाएं, वो भी गीत होता है। गीत तो जी ये गीत के तरीके हैं कि आप किस किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, उसके अंतरे कैसे कैसे डाल सकते हैं। तो ये इसके कुछ विधान हैं जी जिससे आप अपने गीत को ज्यादा सुंदर बना सकते हैं। जी सर यहाँ पर मैं जैसे आप गीत में बता रहे थे ना, एक तरह का होना चाहिए मात्रा भार या जो भी एक जैसा होना चाहिए, तो क्या ये जरूरी है कि जैसे मुखड़े में हमने 16-11 का मात्रा भार लिया है, अंतरे में भी हम उतने का ही मात्रा भार लें, क्या ये नहीं, जरूरी बिल्कुल है? जरूरी नहीं, नहीं, जी नहीं, जरूरी नहीं है। जी मुखड़े में और अंतरे में थोड़ा डिफरेंट आप कर सकते हैं। अंतरा जी आपका बड़ा हो सकता है, अंतरे की लाइन, मुखड़े की लाइन छोटी हो सकती है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके जी सर। जी जी सर, ये तो एक बहुत अच्छी जानकारी है, क्योंकि जब हम गजल वगैरह लिखते हैं तो तब इस बात का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि शुरू से मात्रा भार एक समान रहे। तो गजल गजल, अलग है, गजल अलग, हाँ गजल जी का विधान बिल्कुल जी अलग है, जी, बिल्कुल अलग है उसका उसका और लिखने का गीत का तरीका ही अलग है। विधान, जी गीत का विधान बिल्कुल अलग है। तो सर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप एक गीत सुना दीजिए। देखिए अब ये मेरी मेरी धुन जो मैंने नई
सोची थी, तो मैंने अभी 15 अगस्त पे, ये आपकी वजह से लिख पाया मैं गीत। आपने अचानक उस कवि सम्मेलन, जो यूट्यूब कवि सम्मेलन होता है, उसमें मुझे अचानक से बुलाया और मेरे पास लिखने को कुछ नहीं था, मेरे पास जी। सुनाने को कुछ नहीं था, तो मैं बड़ा सोच में पड़ गया। मैंने, आपने एक रात पहले ही कहा कि आपको आना है, याद है? तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मेरे पास नया कुछ नहीं है, और मेरी ये आदत है कि जब तक मैं नया नहीं लिखता तो मुझे सुनाने को बड़ा अजीब लगता है, मैं पुरानी कोई रिपीट नहीं करना चाहता। तो मैंने उस टाइम ये लिखा, तो इसकी धुन देखिए आप, ये गीत सुनाता हूँ मैं आपको। जी, बिल्कुल स्वागत है हाँ, सर। हालांकि 15 अगस्त का है, लेकिन मैं अभी सुनाने के लिए सुना रहा हूँ क्योंकि नहीं उससे सर, एक हम आइडिया लगे। सुनेंगे। जी, जी। हाँ, जी सर। कि है अमृत महोत्सव ये आजादी का, है आजादी का, चलो साथ मिलकर मनाते हैं हम। है अमृत महोत्सव ये आजादी का, है आजादी का, चलो साथ मिलकर मनाते हैं हम। करेंगे वफा इस वतन से सदा, वतन से सदा, चलो आज सौगंध खाते हैं हम। है अमृत महोत्सव ये आजादी का, चलो साथ मिलकर मनाते हैं हम। नमन हम करें उन शहीदों को अपने, नमन हम करें उन शहीदों को अपने, वतन के लिए हंस के जीवन लुटाए, वतन के लिए हंस के जीवन लुटाए। सजा काटते कुछ तो फांसी चढ़े थे, सजा काटते कुछ तो फांसी चढ़े थे, सहे कष्ट और दुख कभी सुख न पाए, सहे कष्ट और दुख कभी सुख न पाए। न भूलें कभी उनको दिल में रखें, दिल में रखें, चलो वीर गाथाएं गाते हैं हम, चलो वीर गाथाएं गाते हैं हम। है अमृत महोत्सव ये आजादी का, है आजादी का, चलो साथ मिलकर मनाते हैं हम। है हम सब सुरक्षित है सीमा पे प्रहरी, है हम सब सुरक्षित है सीमा पे प्रहरी, है दुश्मन बहुत से चले चाल गहरी, है दुश्मन बहुत से चले चाल गहरी, है कुछ बाहरी कुछ तो घर के पड़े हैं, है कुछ बाहरी कुछ तो घर के पड़े हैं, हो टुकड़े वतन के वो आतुर खड़े हैं, हो टुकड़े वतन के वो आतुर खड़े हैं। ये भारत बचाना है गद्दारों से, गद्दारों से, नमक देश का अन्न खाते हैं हम, नमक देश का अन्न खाते हैं हम। है अमृत महोत्सव ये आजादी का, है आजादी का, चलो साथ मिलकर मनाते हैं हम। तो इस तरह से था ये, और भी दो बंदे हैं इसके, मैं वो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी सर, और मैं सबको बताना चाहती हूँ, श्रेय सर ने जब ये गीत सुनाया तो लोगों ने काफी पसंद किया, और उनसे और भी उनके गीत सुनाने की फरमाइश हुई जब उनके अमृत महोत्सव का एक समारोह चल रहा था वहां पे। तो सर 15 अगस्त वाले उसमें जी सर सच्चिदानंद जी कह रहे हैं कि आज आप जिस तरह की व्याख्या कर रहे हैं गीत को लेकर, तो नवोदित जो हमारे रचनाकार हैं उनको जरूर फायदा मिलेगा, और आपकी बहुत सराहना कर रहे हैं जिस तरह से आप गीत की कार्यशाला ले रहे हैं। और साथ में हमारी कुमारी ममता जी वो कह रही है कि मैं ट्रेन में हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ, नेटवर्क की वजह से ज्यादा नहीं सुन पा रही। बिल्कुल ममता जी, पहले तो आपका धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम को सुन रही हैं, और बाद में आप बहुत सुन बहुत सकते धन्यवाद, हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी क्या बोलूं, मैंने बताया ना कि मुझे तो बहुत अल्प ज्ञान है, लेकिन जो अल्प ज्ञान है, मैं माफी चाहूंगा कि लोगों को अगर ऐसा लग रहा होगा कि मैं कोई कहीं गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी, जैसे कि मैंने कहा, इतना ज्यादा ज्ञान नहीं है। जितना मुझे ज्ञान है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मैं कहीं कुछ गलत बोल गया हूँ।
नहीं नहीं सर, क्योंकि जब भी हम आपने सीखा है तो आप वो सब चीजें जानते हैं कि एक जो नए रचनाकार को सीखने में किस तरह की परेशानियां आ सकती हैं, और अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान दे सकता है, वो आप में है। और हमारे निर्दोष जी भी कह रहे हैं कि ज्ञान का भंडार है सर आपके अंदर अंदर। वाह, कमाल की कोई ज्ञान गायकी। का कोई, जी बस थोड़ी आवाज अच्छी है, कोई ज्ञान का भंडार नहीं। जी, इंदु जी भी कह रही है मुक्तक और गीत के भंडार है श्रेय जी। बिल्कुल, इसीलिए तो आज हम श्रेय जी को यहाँ पकड़ के लाए हैं। पकड़ के लाए, जंगलों में भटक रहा था, पकड़ा, मुश्किल से पकड़ा, पकड़ में आया, फिर गले में चेन जी डाली, फिर लेके आए। जी, कार्यशाला के लिए आप कार्यशाला से बाहर भटक रहे थे। हाँ, सही है, सही है। जी सर, अभी हाँ हम गीत की बात कर रहे हैं तो होता क्या है कि जैसे गीत का सृजन में भी अभी बदल रहा है, समय बदल रहा है, काफी उन्नत और विशाल उसकी सीमाएं हो गई हैं। जी जी जी, काफी उन्नत और विशाल सीमाएं हो गई हैं। जी जी, सॉरी सॉरी, हाँ जी, बोलिए बोलिए, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। हाँ जी, हाँ जी। तो सर आप कैसे देखते हैं इसको, जो आजकल गीत में नए तरह के प्रयोग हो रहे हैं? जी देखिए, अभी जैसा ये जो आप अगर ये फिल्म लाइन से आप इसको मिलाना चाह रही हैं, तो वो फिल्म में जो प्रयुक्त हो रहा है वो साहित्य नहीं है। मैं आपको बड़ा क्लियर कर दूं, क्योंकि अगर ये है कि 4 बोतल वोड का काम मेरा रोज का ना किसी ने रोका, ये साहित्य नहीं है। ये जी आप या कुछ भी इस तरह का बकवास लिख दिया जाए, तो ये साहित्य नहीं है। तो ये लिखना और जो शुद्ध साहित्य है वो दोनों अलग अलग हैं। तो फिल्मों से तो हम इसको मिला नहीं सकते, दोनों अलग जी हैं। जी और फिल्मों में तो क्या है कि चरित्र को देखते हुए भी शब्द डाले जाते हैं गानों में, तो जी जी वो सब वो करते हैं, तो वो थोड़ा उनका एक्सपेरिमेंट अलग होता है। लेकिन एक जो, जब मैं फिल्मों में गाने लिखने के लिए जब मैं गया था, या जब मैं जाता था, जब मैं स्ट्रगल करता था, हालांकि उस टाइम में मैंने उस दौरान में 2-3 गाने लिखे भी फिल्मों के लिए, वो जी फिल्म वो रिलीज नहीं हो पाई। तो तब मैंने ये सीखा कि वो लोग, जब मैं कंपोजर के पास जाता था, म्यूजिशियन के पास जाता था, बप्पी लहरी से मिला, इन लोगों से मिला, तब वो कहते थे कि यार ये तो कवि सम्मेलन टाइप के हैं जो आपने लिखे हैं, अब हमारी सिचुएशन पे लिखो। जी तो उनको कैसे पसंद थे कि मैंने एक लिखा था, उनको तो बड़े खुश हुए वो कि पलकों पे मेरे, पलकों पे अपने रख ले सजा के, कर ले मुझे सलाम, तू न बन पाया सैया, तू है मेरा गुलाम, इस तरह के उनको चाहिए थे। तो मैंने चेक करने के लिए कि मैंने कहा अच्छा इनको क्या चाहिए, तो मैंने एक ऐसा लिखा इस टाइप का। तो उसे देख के कहते हैं हाँ ये लिखा तुमने सही। तो फिर मैं हाथ जोड़े आया, मैंने भैया ये मैं लिख नहीं सकता, मैं तो चेक कर रहा था, मैं जो साहित्य का विद्यार्थी इस टाइप की चीजें नहीं लिख सकता। जी तो वो वहां पे ये चाहिए होता है। और जहां तक जैसे मैंने कहा, वहां साहित्य की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती उस टाइप के गाने लिखने में, वो थोड़ा डिफरेंट है। जी जी सर, अक्सर कहा जाता है जो गीतकार होता है वो जो गीत लिखता है उसको, उस भाव को जीता है, या चाहे वो पढ़ के चाहे अपने अनुभव से, तभी उसमें जो भाव आता है, भाव पक्ष, ऐसा है बिल्कुल, क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप अगर श्रृंगार लिख रहे हैं, तो यदि आप श्रृंगार लिखने के लिए अगर आप रोमांटिक नहीं है, तो श्रृंगार लिख ही नहीं सकते। ये बात मैं कहीं और भी बता रहा था, ये समझा रहा था जब, कि अगर आप श्रृंगार लिख रहे हैं, चाहे वो कवित्री है चाहे कवि है, अगर वो श्रृंगार लिख रहा है, तो अगर श्रृंगार को जीरा नहीं है तो वो श्रृंगार लिख ही नहीं सकता। जी आपको भाव पक्ष मजबूत करने के लिए आपको रोमांटिक होना ही पड़ेगा। अगर आप रोमांटिक नहीं है, तो अगर आप संयोग श्रृंगार लिख रहे हैं, तो आपको रोमांटिक रहना ही पड़ेगा। आपको वैसा अगर है नहीं, आप चरित्र में नहीं लाते, आप परफॉर्म कैसे करेंगे, आप लिखेंगे जी कैसे? तो जी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। आपको वो अपने फीलिंग्स, अपने हाव भाव, अपने उसमें सब में लाना पड़ता है। आपको वो चरित्र बन जाना पड़ता है जब आप लिखते हैं तब। और जितनी नॉटीनेस भी तभी आती है, अगर आप उसमें चुहलबाजी कर रहे हैं, छेड़ाखानी कर रहे हैं, फ्लर्टिंग कर रहे हैं गीतों में, वो भी तभी आएगी जब आप अपने चरित्र में लेके आएंगे वो पहले। जी बिल्कुल सही है ये। जी जी सर, एक बात और है,
चर्चा के दौरान ऋचा जी के अतिशय अप्रत्याशित प्रश्न श्रोताओं और दर्शकों के लिए मजेदार तो होते ही हैं, अतिथि वक्ता के सामने चुनौती भी खड़ी कर देते हैं, ये परिचर्चा को रोचक बनाते हैं। साधुवाद, ये सच्चिदानंद जी कह रहे हैं हमारे। जी सर, हम लोगों ने पहले भी कहा था, ये हमारी एक मस्ती की कार्यशाला है जिसको हम बिल्कुल गंभीर नहीं, थोड़ा सा हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं सर, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग इसको अलग तरीके से लेते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर, एक बात मैं और पूछना चाहूंगी, कई बार क्या होता है आप देखते हैं जो हमारी हिंदी जो हमारे रचनाकार क्या होते हैं, जो गीतकार होते हैं, उनका ये होता है कि गीतकार जो बने वो एक हमारी जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जाकर, मतलब उनका जो अल्टीमेट एम है या उनका जो सोच होती है वहां होती है। और जब मैं हिंदी गीतों को देखती हूँ उसमें आप देखिएगा कि एक ही गीतकार दो तरह के गीत लिखता है। एक तो ऐसे होते हैं जैसे आपने अपने समीर साहब ने लिखे थे शायर, एक गाए थे, बड़े सुंदर गीत थे, बहुत कर्णप्रिय गीत थे। और उन्होंने ही दूसरा गीत लिखा, एक गोविंदा जी पर लिखा था, उनका शायर वाला था कि बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, एक ये था। और दूसरा गोविंदा जी के साथ उन्होंने लिखा था मैं तो रास्ते से जा रहा था। तो दोनों गीत अगर आप देखेंगे तो एक गीतकार के हिसाब से आपको लगेगा नहीं कि एक गीतकार इस तरह से गीत लिख सकता है। तो सर, क्या ये जरूरी है कि किरदार के हिसाब से हम शब्द संयोजन करें अपने गीतों में? जी बिल्कुल बिल्कुल है, जरूरी है। अगर आप आज में एक, जैसे मैंने अभी देखे, अगर मैं महाभारत पे गीत लिखता हूँ एक, ठीक है, तो ये युद्ध पे गीत लिख रहा हूँ, युद्ध पे, तो मैं जब युद्ध जैसे शब्द ही नहीं लाऊंगा तो फिर युद्ध लिखने का मतलब क्या हुआ? तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। अब युद्ध के लिए मैंने गीत लिखा तो उसमें मैं टंकार, हुंकार, ललकार और जब ऐसे शब्द यूज नहीं करूंगा तो फिर मेरा गीत लिखने का मतलब क्या हुआ? तो मेरे शब्दों से गीत क्या है? गीत आपको उस माहौल में डुबोता है, अपने श्रोता को। तो गीत एक ऐसा माध्यम है जो आपके और श्रोता के बीच में एक कम्युनिकेशन स्थापित कर देता है, एक संवाद स्थापित कर देता है, जिसमें वो लड़ी टूट नहीं सकती जितनी देर तक वो गा रहा है। अगर वो टूट रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गीत में प्रॉब्लम है ना? तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी ये है कि आप पहले तो आप अपने शीर्षक या आपका विषय है वो आप पहले सोचे कि मुझे लिखना क्या है। और जब जिस विषय को सोच लिया तो उस विषय से संबंधित आपको शब्द उसमें डालने पड़ते हैं। तो जो आपने समीर की बात करी, अब समीर को पता है ना कि मुझे अभी किस बारे में लिख रहा हूं, मुझे ये गोविंदा के लिए लिखना है, तो गोविंदा के हिसाब से गोविंदा डांस कर रहा है या क्या उसमें गोविंदा के साथ मुझे कैसा देना है। लेकिन यही चीज अगर वो अमिताभ बच्चन के साथ लिखेगा तो उसको पता है अमिताभ बच्चन वैसे डांस नहीं करेगा जैसे गोविंदा करता है, तो अमिताभ बच्चन के लिए वो वैसा गाना नहीं लिखेगा जी, है ना? या तो वो उम्र क्या है, तो ये सारी चीजें, उम्र क्या है, फिर उसको डांस आता है कि नहीं आता है, उसके हिसाब से भी गीत बनते हैं। और वो कौन सा किरदार निभा रहा है। जी 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 जी। तो सर, तो स्क्रिप्ट आपको मैं बताऊं कि गीतकार के सामने भी स्क्रिप्ट सुनाई जाती है फिल्म की पूरी। ये ऐसे है, ये डायलॉग बोलेगा, वो ये डायलॉग बोलेगा, सिचुएशन ये है, अब आपको गाना लिखना है जी, अब इसके बीच में गाना है, तो पूरी स्क्रिप्ट सुनाई जाती है गीतकार को। और आपको एक बात बता दूं कि फिल्मों के गीतकार से बड़े वो गीतकार हैं जिन्होंने साहित्य की सेवा करते हुए मंचों पे गीत पढ़े हैं जी। फिल्मों में जो गीत दे रहे हैं आजकल, वो मैं उनको बड़े गीतकार नहीं मानता जी। क्योंकि वो लिख के आते हैं, वो जो लिख के आते हैं, जो लिखते हैं, वो खुद नहीं उसको गा सकते, पढ़ सकते, क्योंकि वो सुंदर तब हो जाते हैं, वो सुंदर तब बनते हैं जब उनमें उनको कंपोज किया जाता है। कंपोजर की धुन, जो म्यूजिक कंपोजर होता है उसकी धुन पड़ जाती है उसमें। लेकिन हमारे मंच का कवि क्या करता है कि वही सब कुछ है, वही कंपोजर भी है, वही लिरिसिस्ट भी है, वही सब कुछ है ना? वही सारे काम वही कर लेता है। तो मेरे हिसाब से तो बड़ा वो हुआ जो साहित्यकार है, जो मंच पे खड़े होकर गा रहा है जी 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 सर, आज की डेट में जी। जो सर, तो कई बार क्या होता है, हम जब शब्द भंडार की बात करते हैं तो कई बार हमको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है कि हम ऐसे शब्द ना अपने गीत में इस्तेमाल करें।
जी तो हमें घबराना नहीं चाहिए। अगर हम एक अच्छा गीतकार बनना चाहते हैं तो हमें व्यक्ति के किरदार के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से शब्दों का हमें अपने गीतों में इस्तेमाल हम कर सकते हैं, उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। अब जी जी, उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। जैसे हम लोग कई बार जो फिल्मी गीत होते हैं, ठीक है, कई तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं जिनको हम सुनना भी पसंद ना करें, लेकिन कई बार कई लोग इसके समर्थक हैं जो कहते हैं जैसे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेल पूरी खा रहा था, ये गीत सिचुएशन के हिसाब से, गोविंदा के किरदार के हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि उसकी सोच जी बिल्कुल वही। लेकिन अगर हम लोग एक साहित्यकार की नजर से देखेंगे तो हमें लगेगा पता नहीं क्या गीत बना के रखा हुआ है। जी तो हम अगर गीत में अगर इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहा है कोई, तो क्या उसे हमें सकारात्मक रूप में लेना चाहिए या फिर हमें उसको ज्यादा पसंद नहीं करना चाहिए? क्योंकि देखिए आजकल लोकप्रियता होती है गीतों की, मतलब जो मापदंड है अच्छा वो लोकप्रियता के हिसाब से होता जी है। तो जी देखिए ये फिर वही बात है कि आपने जो क्या ज्ञान अर्जन किया है ये उस पर निर्भर करता है। अगर जी मुझे इस साहित्य की और लेखन की ज्ञान है तब मेरे लिए वो बकवास है। लेकिन जो जी नई पीढ़ी आ रही है जिनको पता ही नहीं है कुछ हिंदी साहित्य भी कुछ होता है, लेखन भी कुछ होता है, या क्या होता है, हिंदी विधा क्या है, लेखन कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए वही सही है जो वो गा रहा है कि जी मैं रास्ते से जा रहा था, या जब तक रहेगा समोसे में आलू के सरकाए ले खटिया हाँ जाड़ा लगे, तो वो जी उसी को अच्छा पसंद करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, उनकी उनकी लोकल उनकी भाषा में हो गया, उनके लिए थोड़ा सा अर्बन वर्ड्स आ गए उसमें, टिपिकल हिंदी नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि वो नहीं जानते हिंदी का, और हिंदी में और भी ज्यादा क्या है। लेकिन जो जी जानता है, थोड़ा बहुत भी जानता है, वो समझेगा ना, उसको ये फूहड़पना लगेगा। तो ये जी ऐसे है। बिल्कुल। तो भाई जिसको थोड़ा सा टेस्ट लग गया है, जो समझता है, तो वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करेगा इसको। जी चार बोतल वोद का काम मेरा रोज का, उसको वो कहेगा क्या बकवास लिख दी है ये। लेकिन वही नई पीढ़ी कहेगी जिसको साहित्य से कोई मतलब नहीं है, उसको तो अरे वाह ये क्या है, उसपे थोड़ा सा म्यूजिक डाल दिया तो वो तो डांस करेगा उस पर। तो आजकल जो शब्दों की गरिमा, शब्दों का मोल कम रह गया है। आजकल शब्दों के उच्चारण को कम करके उसमें म्यूजिक ठूस दिया गया है। तो जी जितना जी जी लाउड म्यूजिक कर दिया गया है, शब्दों को उतना कम पकड़ में आते हैं, और म्यूजिक की वजह से टीनेजर्स को जो ट्रांस म्यूजिक का शौक रहता है या लाउड म्यूजिक का जो शौक रहता है, तो टीनेजर्स को वो ज्यादा पसंद आता है। टीनेजर्स ये नहीं देखते कि इसमें शब्द क्या है, और इसमें उनको इससे कोई लेना देना नहीं होता। तो ये फर्क है। जी। तो मतलब हमारे जो नवोदित रचनाकार आज यहाँ पर हमारी परिचर्चा, ये कार्यशाला देख रहे हैं सर, उनको इस बात का, क्योंकि नई पीढ़ी वो ही ले रही है जो हम उनको दे रहे हैं, जी तो कम से कम जो हमारा समूह है, हमारे समूह के रचनाकार हैं, उनका इतना प्रयास तो होना चाहिए वो एक थोड़े साहित्यिक गीतों को बढ़ावा दें। जी जी जैसे जी हमारे दीपचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कहते हैं कि कविता लिखना बहुत कठिन है, बाकी बकवास करना सरल है। या फिर हाँ जैसे जी नीरज जी जैसे एक गीतकार थे, बहुत उच्च कोटि के गीतकार थे। जी। तो जी, तो ये एक मतलब हमारी जिम्मेदारी है एक अब आप देखिए, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज बताता हूँ जो बहुत बड़ी बात है। पहले जो हमारे मंचीय कवि या गीतकार होते थे ना, उनके फिल्मों में 10-10, 15-15, 20-20 और कई बार तो 40-40 गाने उनके लिखे हुए होते थे। आज की डेट में जी कितना है ऐसा? आज की डेट में खत्म ही हो गया। आज की डेट में जो साहित्यिक कवि हैं उनको कुछ मौका ही नहीं मिलता फिल्मों में। रेयर कभी कोई एक किसी का गीत उठा ले तो उठा ले, जी अदरवाइज जी ऐसा होता नहीं। और वो भी उसके उसके दौर तक खत्म हो गया, जो निदा फाजली साहब और राहत इंदौरी और इनके दौर तक जाते जाते उनके दौर तक खत्म हो गया वो। या ज्यादा से ज्यादा अभी एक आध गाना कभी विष्णु सक्सेना का या कविता तिवारी का एक गाना भुज में लिया गया था, बस इक्का दुक्का कोई होता हो तो होता हो, नहीं तो एक टाइम था जब गोपाल दास नीरज के जो है कम से कम 40-40, 50-50 फिल्मों में गाने होते थे उनके, और बिल्कुल जी एक एक फिल्म में 2-2, 3-3 गाने होते थे। तो वो दौर भी था। तो अब वो घटता जा रहा है ना। अब कल के लड़के आते जा रहे हैं जिनको कुछ सेंस ही नहीं है, जिनको कोई अकल ही नहीं है कि भाई साहित्य से इसका क्या लेना देना है। वो कुछ भी लिखे आते हैं और बस उसको कंपोज कर दिया जाता है और वही बन जाता है, वही अच्छा बन जाता है।
हाँ जी। तो ये है। तो बिल्कुल सही सर। और मेरा ये प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य भी यही था कि जो हमारे नए रचनाकार हैं, कम से कम जो हमारी कार्यशाला देख रहे हैं, वो इतना तो अपनी ओर से एफर्ट लगा सकते हैं कि थोड़े शब्दों का भंडार बढ़ा के अच्छे शब्द अपने गीतों में प्रयोग करें। सर, इसके बाद मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अलंकार और रस जो हिंदी साहित्य में बहुत मायने रखते हैं, उनका गीतों में कितना महत्व होता है? देखिए जी, गीतों में तो महत्व ही इन सब चीजों का होता है। जी अलंकार, रस, उसके बाद आपकी व्यंजनाएं, व्यंजना में लिखा जाने वाला गीत, जिसमें जी वो कहना कुछ चाह रहा है लेकिन किसी और चीज के बारे में बात करके किसी के ऊपर रख के बात कह रहा है, आपको जी समझना है। जी 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 लेकिन मेरा मानना यहाँ पे ये है कि मैं ऐसे कम गीत लिखता हूं। मेरा मानना ये है कि आज की जो पीढ़ी है ना, आज की पीढ़ी या आज के जो लोग हैं, वो उस तरह के गीत समझने वाले बचे नहीं। हम लोग समझ लेते थे, आप भी समझ लेंगी, लेकिन जी अब वो दौर नहीं है कि आप वो उस तरह के गीतों को समझ पाए। तो जी इसके लिए अभी हम जब, क्योंकि अब थोड़ा सा अर्बन मेट्रोपॉलिटन और अर्बन कल्चर में आप जो है इस तरह के गीतों को थोड़ा सा तो हमें भी बदलना पड़ेगा। हम इतना नहीं बदल सकते जो वो उस लेवल पे जा रहे हैं, तो इतना भी नहीं कर सकते कि हम उस सदी की हिंदी को आज प्रयुक्त करने लगे, क्योंकि लोग नहीं समझेंगे। और जी कवि का काम और जिम्मेदारी ये है कि वो साधारण भाषा में, सादा से सादा भाषा में कम्युनिकेट कर दे कि वो क्या कहना चाह रहा है। जी मैं तो ये मानता हूं, क्योंकि कठिन लिखना बहुत सरल है और सरल लिखना बहुत कठिन है। तो बिल्कुल जितना बिल्कुल सरल सर। आपका लेखन होगा, चाहे आप हिंदी के बड़े नॉर्मल वर्ड यूज करें, जरूरी नहीं है किसी भी गीत में उर्दू और ये सब डालना जो लोगों को समझ में भी नहीं आ रही। आप वो लिखिए जो लोगों को, एक आम आदमी को, एक बिल्कुल सिंपल आदमी को जो कुछ नहीं जानता, उसको भी समझ में आ जाए कि क्या कह रहा है। तो जी मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं अपने गीतों में बड़ा सिंपल रखता हूँ, बहुत सिंपल रखता हूँ। मैं ना कोई उसमें उर्दू घुसेड़ता ज्यादा है ना कुछ, मैं कोशिश नहीं करता। मैं इतनी सरल रखता हूँ, ना हिंदी के कठिन वर्ड यूज करता, ना कोई उसमें कहते हैं ना कि व्यंजनाओं में लिखा जाता है, ना वैसा। बहुत कम कोशिश करता हूँ, डायरेक्ट क्या कम्युनिकेशन देना है मुझे, क्या अपना मैसेज पहुंचाना है, दैट्स इट। जी जी सर, अपने वर्षा अग्निहोत्री जी ने पूछा है, गीत में मात्राएं समान होती हैं क्या? वैसे तो आपने ये एक बार बता दिया है, एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगी कि और बता दीजिए। गीत में मात्राएं आपकी समान, मुखड़े में अलग होती हैं और आपके अंतरे में अलग होती हैं, और अंतरे में जो पहला दूसरा तीसरा, उनमें सब में फिर समान रहेंगी। मंत्रे जी अंतरे में डिस्टर्ब नहीं हो सकता, अंतरा आपने जैसे पकड़े हैं, क्योंकि अगर वहां आपने डिफरेंस किया तो आपकी लय बिगड़ जाएगी। जी जी। तो वर्षा जी, मुझे लगता है आपको अभी समझ में आ गया होगा। सर, एक गीत सुन लें हाँ हम? एक अभी मौका मिला है सर, तो फिर मैं चलिए एक गीत, दो स्टेंजा सुना देता हूँ, क्योंकि अब बड़े बड़े गीत हैं तो मैं दो दो ही सुना, एक या दो सुना के है बिल्कुल ना, बिल्कुल वो सर। ज्यादा सही रहेगा। जी तो ये गीत मैंने लिखा था कि इसकी भी धुन अलग है थोड़ी। कि ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए, मैं स्वीकार लूंगा जो तुम चाहती, मैं स्वीकार लूंगा जो तुम चाहती, जैसे चाहो मुझे तुम सजा दीजिए, ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए, बीते दिन हैं कई कुछ न बातें हुई, बीते दिन हैं कई कुछ न बातें हुई, आंखें झपकी नहीं कितनी रातें गई, आंख झपकी नहीं कितनी रातें गई, जानता हाल दिल में तुम्हारा भी हूँ, जानता हाल दिल में तुम्हारा भी हूँ, पर यकीन तो करो मैं तुम्हारा ही हूँ,
पर यकीन तो करो मैं तुम्हारा ही हूँ। जो गलत फहमियां हैं हटा दीजिए, ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम। क्या खता है मेरी ये बता दीजिए, क्या खता है मेरी ये बता दीजिए। कैसे समझाऊं तेरी जगह दिल में क्या, कैसे समझाऊं तेरी जगह दिल में क्या। तेरा दर्जा तेरा मान है दिल में क्या। तुम समझती तो हो हाल सब जानती, तुम समझती तो हो हाल सब जानती। मेरा दिल मेरे जज्बात पहचानती, मेरा दिल मेरे जज्बात पहचानती। हक तुम्हारा जो है वो जता दीजिए, हक तुम्हारा जो है वो जता दीजिए। क्या खता ये पता है सनम मुझसे रूठे हो तुम। क्या खता है मेरी ये बता दीजिए, मैं स्वीकार लूंगा जो तुम चाहती। जैसे चाहो मुझे तुम सजा दीजिए, जैसे चाहो मुझे तुम सजा दीजिए। क्या बात सर, क्या बात, वाह। मतलब इतने सारे आपके लाजवाब सर, बहुत खूब श्रेय जी। अरे वाह सर, बाकी आप तो क्या बताऊं, गीत में धन्यवाद, आपको बहुत बहुत महारत धन्यवाद। हासिल है। सर एक प्रश्न भी आया है, कवि दीपक अतरंगी जी कह रहे हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म पर कविता में भी केवल हास्य के लिए कुछ भी किसी भी शब्दों को उलट पलट कर कहा जाता है, इसके लिए आपका क्या विचार है? देखिए मेरी एक सरस्वती वंदना है, उस सरस्वती वंदना में मैंने लिखा है कि जब मैं उसमें कहता हूं कि हे वीणा वादिनी मां वर दो, मैं साहित्यिक सब छंद लिखूं। साहित्य कला से ओत प्रोत हो, मैं ऐसा हर बंद लिखूं। उसी में एक लाइन आती है कि हास्य अगर लिखना चाहूं तो शब्द सार्थक बने रहे। देश प्रेम की कविताओं का अंत सदा जय हिंद लिखूं। हे वीणा वादिनी मां वर दो, मैं साहित्यिक हर छंद लिखूं। तो इसका मतलब ये है कि हास्य में भी आपको मर्यादा का ध्यान रखना है। आप लिखें हास्य, क्योंकि हास्य कोई रामायण लिखने से तो आएगा नहीं। हास्य में हास्य के शब्द तो लाने ही पड़ेंगे, लेकिन वो जी हास्य के शब्द भी ऐसे होने चाहिए कि इसमें मर्यादा हो, जिसमें थोड़ी सी आपकी आप किसी को फुहड़ता का प्रदर्शन ना करें। बिल्कुल तो बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो कोशिश ये रहनी चाहिए, और ऐसी जरूरत भी है। जी जी, तो मुझे लगता है दीपक जी को उनके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और रेणुका जी कहती है वाह वाह क्या बात, बहुत खूब। ऋचा जी सिर्फ आप ही नहीं झूम रही हैं, श्रेय जी के गीतों के साथ हम सभी झूम रहे हैं, मजा आ गया, वाह। जी बिल्कुल। और वैसे मैं कहना चाहूंगी जब गीतों की बात आई है तो गीतों का कितना महत्व होता है। सर आपको याद होगा जब हमारा समय था, उस समय हम लोग डायरेक्ट कोई बात नहीं कह पाते थे, जी तो जब हाँ हम तो गीत हमारे माध्यम भी होते थे एक दूसरे तक बात पहुंचाने का। जी 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 तो आज वही लग रहा है जो आप गीत सुना रहे हैं, तो मुझे लगता है अभी आपने रूठने वाला सुनाया तो कई लोग उसको उसके माध्यम से अपनी बात दूसरे तक कह पा रहे जी होंगे। और जी गीतों की एक खासियत होती है कि वो हर किसी के दिल की बात कह सके। मैं जो समझी बिल्कुल हूँ अभी तक आपके गीतों से। बिल्कुल। जी वही तो मैंने कहा ना कि अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं अपनी बात, तो गीत ही तो माध्यम है जिससे आप कम्युनिकेट कर पाते हैं अपनी बात। जी अगर जी अगर मैं गीत लिखने में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आदमी भले ही श्रेय तिवारी को भूल जाएगा लेकिन उसका गीत गुनगुनाएगा शाम गीत को, तब तो महारत है। तब तो जी महारत है कि आपने कुछ लिखा। मैं ऐसी कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा कोई गुनगुनाएगा ही, मैं बड़ी बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि किसी भी रचनाकार को ऐसा लिखना चाहिए कि भले ही
श्रोता जो है रचनाकार का नाम ना याद रखे, लेकिन वो गीत जरूर उसके दिमाग में प्रहार करता रहे कि हाँ कुछ तो उसने जी। लिखा था, कुछ तो उसने सुनाया था वो। सर वैसे जहाँ गीत के जैसे आपने बताया कि एक विषय केंद्रित होता है गीत, वो बेरहा जी संयोग या किसी पे भी हो सकता है, और मुखड़ा अंतरा तुकबंदी शब्द लय उसके जो मूल तत्व होते हैं जिन पर गीत अपना होता बहुत सुंदर सर। आपने तो वंदना द्वारा मुझे बखूबी मेरा जवाब दिया, मान गए गुरुजी। जी दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपका जवाब आपको मिल गया है। तो ये तो आपने मूल तत्व बताए सर गीत के, और वाकई जी गीत आपका हर किसी के दिल को छूना चाहिए। जी जो भी हम कहना चाहे, क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में वो सिचुएशन आती है जिसको गीतकार अपने गीतों के जरिए कहता है। जी। तो सर आपका एक गीत है डीपी बदलने वाला, और मुझे लगता है कि वो डीपी सभी बदलने वाला, डीपी वाला, व्हाट्सएप की डीपी डीपी वाला ना वो। हाँ जी सर, वो और वो तो आजकल आपने कई के बार सुना है ना, वो तो आजकल बहुत के बहुत सुना गया। नहीं सर, हम वो बात बोल रहे हैं ना गीत के माध्यमों से भावना को व्यक्त करना, तो आजकल के जो युवा वर्ग है ना वो डीपी वाला गीत से बहुत जल्दी कनेक्ट करता है, तो क्यों ना उसको हम्म। भी सुन लें। वो कई बार कई प्लेटफॉर्म पे गाया है मैंने, तो जो आप कोई तुम नया सुना मुस्कुराती हो, दीजिए, तो हम तुम नया सुन मुस्कुराती हो लेंगे। वाला ना। हाँ जी सर, हम नया सुन लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल आप कोई नया गीत सुना दीजिए। हाँ पूजा जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ, श्रेय सर ने जो आपने गीत भेजा था समीक्षा के लिए उसे पढ़ा है, और उन्होंने बताया है वो गीत विधा पर आधारित है, लेकिन इससे ज्यादा वो तभी बता पाएंगे जब आप उसको गुनगुना के उसकी धुन जो है उस पर रख के आप उनको भेजें, तो वो उसके बाद आपको ज्यादा उसके बारे में सुझाव दे पाएंगे। नहीं, वो ऐसा है ना कि या तो वो मात्राएं उसमें लिख डालती, मात्राएं, जी तो मात्राओं से लय समझ में आ जाती है कि कैसे गाना है। जी अब उसमें कुछ भी नहीं है, अब वो तो फिर गाने का तरीका उनका कुछ और हो सकता है ना, तो या तो वो जी उसको रिकॉर्ड करें, तो वैसे पढ़ने में वो नहीं समझ में आ रहा है कि वो, हाँ लेकिन वो गीत के फॉर्मेट में है, जी गीत का फॉर्मेट है वो। तो जी ये जी मैं बता जी। रहा तो सर हमारा समय भी हो रहा है, जल्दी से हम था। तो मैं एक जी ये दो गीत हैं, एक तो उनसे मिलने की है ये लगन, एक वो है, और एक वो है जो तुम मुस्कुराती हो। उन दोनों में से कौन सा सुनना चाहेंगी आप? दोनों सुना दीजिए आप जल्दी जल्दी। नहीं 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 नहीं, दोनों इतना टाइम नहीं है, उनमें से एक सुनाना है मुझे, तो या तो अब तुम मुस्कुराती हो या, दर्शकों से मैं पूछना चाहूंगी कि वो कौन सा गीत सुनना चाहते हाँ हैं। तो जिन्होंने सुने, दोनों सुने होंगे तभी तो बता पाएंगे, जो तुम मुस्कुराती हो वो वाला, या उनसे जी, मिलने की है ये लगन झूमे मन बावरा सा वो वाला। आज आपका मन जो भी कर रहा है सर, हम वो सुन लेंगे। अच्छा। चलो वो सुना देता हूँ मैं फिर, वही जो तुम मुस्कुराती हो। जी जी वो जी तो ये गीत ऐसे है कि जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। अब देखिए इसमें दो, इसमें एक ही लाइन है, ये मैं कहना चाह रहा था जी ना, जो जी मुखड़े जी की एक ही लाइन है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, वो व्हाट्सएप डीपी निहारूं हर एक पल, तेरे नैन तीखे से गालों पे डिम्पल, है भौहें कमान जैसी होठों पे है तिल, वो अल्हड़ पना सा अदाएं हैं चंचल, मेरा दिल लुभाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। घने केश लंबे जो काली घटाएं, करें दिल को घायल वो तिरछी निगाहें, तेरा रूप हम गीत गजलों में गाएं, नजर ना लगे बस मैं ले लूं बलाएं, नींदें उड़ाती हो, क्या बात है। जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो,
शायरी सुन, तेरा मुस्कुराना, ये शर्मा के नजरें मिलाकर चुराना, मेरे गीत सुन, खुद ब खुद गुनगुनाना, इशारों में चाहो मुझे कुछ बताना, निमंत्रण दे जाती हो जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। अंतिम है इसका कि अकीदा है मेरा, मेरी तुम बनोगी, अकीदा कहते हैं विश्वास, अकीदा है मेरा, मेरी तुम बनोगी, मेरे रंजो गम में मेरे संग रहोगी, सदा को हो मेरी ये मुझसे कहोगी, मैं मझधार में फंस गया ले बहोगी, दिलासा दिलाती हो जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। वाह 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 सर, लाजवाब। और सच्चिदानंद जी का कमेंट बिल्कुल मेरे सामने है, वो कह रहे हैं सौंदर्य का क्या बारीक आपने अध्ययन किया है, बिल्कुल हम और प्रकाश मित्रवत जी कह रहे हैं वाह सर, महफिल में सुरूर आ गया, बहुत सुंदर। सरवरी चतुर्वेदी जी कह रही हैं, और दीपक अतरंगी जी कह रहे हैं कि माँ सरस्वती ने आपको बहुत सुंदर कंठ दिया है। पूर्णिमा राय जी कह रही है अति सुंदर गीत। अभिलाषा जी कह रही बहुत सुंदर। और मीनाक्षी जी कह रही है बहुत सुंदर कार्यशाला रखी आपने ऋचा जी थैंक यू श्रेष्ठ सो जी के मच, साथ। थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल। आप ये सब हमारे दर्शकों की ही इच्छा थी कि हम एक बार जरूर कार्यशाला में श्रेय सर को बुलाएं, तो आज हमें अवसर मिला, तो हमने अवसर को हाथ से नहीं जाने दिया। जी, आपका तो प्यार है ये सब आप सब लोगों का, और कुछ नहीं, मैं तो जी खुद सीख रहा हूँ, मुझे क्या इतना आता है जी। बहुत सुंदर सर, हमारा अभी समय भी समाप्ति की ओर है, तो जी जी, कार्यशाला बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। जी। तो सर मैं आपका, आज आपने बहुत अच्छे तरीके से गीत को, एक जो सामान्य हमारे नवोदित रचनाकार हैं कैसे गीत को लिख सकते हैं, उसकी जो सामान्य जानकारी दी, कम से कम हमारे नए रचनाकार लिखना शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे हम कार्यशाला को आगे बढ़ाएंगे और बारीकियों के बारे में बताते जाएंगे। तो सर इसके लिए जी मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ फिर से कि आपने समय निकाला और हमारी हंसी खुशी की इस कार्यशाला को आगे बढ़ाया और इतने सुंदर ढंग से मनाया। तो मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपका और बहुत बहुत दर्शक धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए, मुझे आमंत्रित करने के लिए, थैंक यू सो मच। और सभी श्रोताओं का, दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जी इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरे लिए दिए हैं, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं वैसे भी पर्सनली भी रिप्लाई करूंगा उनको। थैंक यू सो जी मच। तो मैं दर्शकों का भी धन्यवाद करती हूँ, और अगले सप्ताह अगले शुक्रवार फिर हम मिलेंगे ऐसी एक मस्ती भरी कार्यशाला के साथ। तब तक के जी, लिए नमस्कार। नमस्कार।